चलते हम क्लास की स्टार्ट करें। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी का छठा क्लास, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो कि और अक्षांश, देशांतर, उपसर्ग, अपसर्ग क्या है, तो इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है बबनी। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें बबनी। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? क्षुद्र ग्रह से कि धूमकेतु से? कहाँ से? क्षुद्र ग्रह से। कहाँ से बबनी? क्षुद्र ग्रह से। तो देखो बबनी, ये क्या है? अपना सौरमंडल है। ये पूरे को हम क्या कहते हैं? पूरा को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य यानी सूर्य के परिवार, सूर्य के परिवार का हम क्या कहते हैं? सौर परिवार, ठीक है। सौर परिवार में कौन कौन आता है? तो सूरज है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है और ये आकाशीय अन्य जो कि आकाशीय पिंड है। ये सब क्या है? सब सूर्य का परिवार है, ठीक है। जिस तरह एक परिवार में दादा होते हैं, पिता होते हैं, माता होती है, चाची, बहन, भाभी, भाई, भतीजा, ये सब आता है कि नहीं आता है एक परिवार में? तो इसे हम क्या कहते हैं? जो परिवार है उस परिवार का नाम लेते हैं। जैसे यादव परिवार, चौरसिया परिवार, चौहान परिवार, जो सबका अलग अलग परिवार रहता है। कार्ड में अमूमन आपको देखिएगा कि लिखा रहता है। तो ये सब सूर्य का जब पूरा परिवार है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल, ठीक है। तो देखिएगा 8 ग्रह आपको पता है कौन कौन 8 ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, बरुण, सबको बताया गया है। 8 ग्रह हो गया। 92 ग्रह के बारे में बता दिए। क्या देखिए, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है, या 4 को कहाँ है? आंतरिक ग्रह है, 4 को बाह्य ग्रह। तो एगो बाह्य ग्रह में सबसे बड़का ग्रह कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति, ठीक है। और इधर से मंगल। इस दोनों के कक्षा में देखिएगा आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे? कंकर मिलेंगे, ठीक है। मैंने टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई दे रहे थे, एक तरह से समझिए क्या है? कंकर है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो देखिएगा आप लोग, जब ग्रह का जब निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो जब विस्फोट, जब हम बिग बैंग थ्योरी आपको बताए कि नहीं, तो बिग बैंग थ्योरी में महाविस्फोट हुआ था, ठीक है। तो जब देखिए अमूमन आप लोग देखिएगा जब दिवाली में या छठ पूजा में, चाहे अन्य कोई समारोह में, जब आप लोग फटाखा उड़ाते हैं ना, तो फटाखा उड़ाते हैं, तो जब फटाखा बम उड़ता है तो उसमें के जो देखिएगा बाहरी सुतरी जो होता है, बानल धागा दूगी, वो सब एकदम चारों ओर बिखर जाता है कि नहीं बिखर जाता है। ठीक इसी तरह जब महाविस्फोट हुआ तो जो गैस ग्रह टकराए और जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें सब तरह के टुकड़ा टुकड़ी आगे निकला। तो कोई बड़ा, कोई छोटा, कुछ इस तरह का निकला था, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे कण हो गए। तो जो बड़ा उड़ा हुआ तो ये सब तो ये बन गया, ग्रह बन गया। उस हल्का छोटा बना तो उपग्रह बन गया, क्या। और उस उपग्रह से भी छोटा छोटा हो गया तो उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या चीज़ से बना है? तो जब ग्रह का निर्माण हो रहा था तो उसी समय छोटे छोटे टुकड़े हुए तो इसको क्षुद्र ग्रह कहा गया। अब पूछेगा सर कि ये कक्षा में काहे चक्कर लगा रही है? तो आपको पता है कि ये सब ग्रह है बड़ा बड़ा, तो इसका पावर किसी को खींचने का बेसी होगा। अब मान लीजिए कि कोनो को 20 साल के युवा से और कोनो के देखिएगा कि 10 साल के बच्चा को अगर आप कहिएगा खींचा खींची करे तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है 20 साल का युवा जीतेगा, हैं? अभी हम में अगर आप किसी में से अगर खींचा खींची खेला जाए तो कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। तो ठीक इसी तरह ये सब बड़ा बड़ा ग्रह है, यानी 20 साल का है, ये 10 साल का बच्चा है क्षुद्र ग्रह। तो ये सब खींच के रखता है, एक दूसरे से खींच के रख रहा हो, भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसीलिए इसके कक्ष में क्या है? चारों घूमते रहता है, क्या कि सब अपने अपने अक्ष पर सब राउंडिंग में है,
ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रह के जब समय हुआ विस्फोट के समय हुआ था, ठीक है। बात समझ आ नहीं आ रहा है? ये भी क्या कहा है, ग्रह के साथ सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रही है? ये भी ग्रहों के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो अब हम लोग आगे की बात समझते हैं कि उल्का कैसे होता है। क्या है उल्का? ये सब कैसे है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है अब इसके साथ घूम रहा है। क्या घूम रहा है? अब ये जो देखते हैं अगर बृहस्पति खींचता है तो बृहस्पति पे गिरेगा, और नहीं तो खींच के भाग जाएगा तो ये नहीं कर गिरेगा, ठीक है। लेकिन मंगल कभी कल खींच के भाग जाता है। बस समझ रहा है? खींच के, जैसे मानिए कि आप घींचा खींची खेल रहे हैं और उसी में कौन देखिए कि जोर से खींच के छोड़ देगा, धबाक में गिर जाते हैं सब। गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? ठीक है। उसी तरह मंगल भी खींचा खींची खेल रहा है बृहस्पति के साथ, ठीक है। अब बृहस्पति एक का हल्का सा नहीं, बृहस्पति ढील देता है और मंगल खींच के आगे भाग जाता है, ठीक है। जब आप देखिएगा क्षुद्र ग्रह आगे आता है, ठीक है। अब इतना भी छोट नहीं है क्षुद्र ग्रह, मालूम है आपको? भले हम ये बूंदा बूंदा दिखा रहे हैं, बाकी वहाँ समझे कि अपने एक गाँव बराबर है, ये कहूँगे इतना बराबर है आपको एस्ट्रॉइड में मिलेगा, ठीक है। अभी घींच के आगे चल जाता है, कहाँ सीधा चले आता है पृथ्वी और अब पृथ्वी और अपना और खींचने लगता है। अब पृथ्वी का भाई गुरुत्वाकर्षण है ना भाई, इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ है। अब वो खींचने लगता है। अब पृथ्वी के ऊपर देखिएगा क्या है, वायुमंडल के लेयर है, यानी वायुमंडल का लेयर इसलिए होता है यानी सुरक्षा कवच के काम करता है। जो बाहरी चीज़ गिर रहा है तो अगर छोट मोट है तो वायुमंडल में इतना, मान लीजिए कि कोई हवा है इधर से एकदम स्पीड में बढ़ रहा है, अब हवा और इससे जाइएगा तो आपको हवा टेलता है कि नहीं, पीछे में घर्षण करता है पूरा। अमूमन 5वां-6ठा महीने में जब देखिएगा पूर्व पश्चिमी बिहार चलता है तो साइकिल आप लेके चलिएगा तो अगर पूर्वइया हवा आ रहा है आप पश्चिम ओर से जाइएगा तो आपको गिर जाइएगा, और साइकिल पूरा जोर लगाइएगा ना तो एक डेंग बढ़ता है कि नहीं? यानी आप 20 कदम चलिएगा साइकिल से तो पूरा थक जाइएगा। तो ठीक नहीं? तो देखिए पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल का लेयर है, और इधर से ये पूरा एकदम धदाल एकदम आ रहा है स्पीड में, आने से हवा अथी करता है, ठेलता है। अभी दोनों में घर्षण होने लगता है, ठीक है। यानी हवा इसको रोकता है, वो जबरदस्ती आता है, उसमें देखिएगा उल्का पिंड जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है, ठीक है। तो अब अगर हवा में क्या हुआ, घर्षण के बल से अगर जड़ गया तो क्या नाम हो गया? उल्का। अगर पृथ्वी पर गिर गया तो उल्का पिंड। बस समझ रहा है? तो बहुत ऐसा उल्का पिंड जो है चाहे क्षुद्र ग्रह, वो देखिएगा बाबू छोट छोट रहता है, हवा में जड़ के खत्म हो जाता है। तो कभी कल आपको दिखाई देगा आकाश में कहती है, देखो ना टूटता हुआ तारा आ रहा है। क्या आ रहा है? लोग कहता है ना कि जब आकाश में देखिएगा लुक दिन आपको दिखाई देगा एक रोशनी, फिर लुक दिन बिला जाएगा। ऐसा आप लोग देखे होइएगा कि नहीं देखे होइए? हैं? देखिए, हाँ देखे होइएगा। कहा कि देख 2 मिनट में आपको शूट दिन आगे बुला जाएगा, ठीक है। उसको लोग कहता है कि उसको देख के मन्नत मांगिएगा जो चीज पूरा हो जाएगा। बस समझ रहा है? वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं, अपने उल्का रहता है, ठीक है, जो घर्षण के बल से जलने लगता है। अब जब जलेगा तो रोशनी प्रकट होता है, और रोशनी प्रकट होकर तो आपको जरूर के दिखाई देगा, दिखेगा नहीं? और वह कोनो बड़का होता है जो हवा के बल से तो जड़ ही आएगा, और वो पूरा हवा में नहीं जड़ पाता है, और धमाक देना आगे कहाँ गिर जाता है? धरती पर। अब जहाँ गिरेगा वहाँ तो गड्ढा होगा, हैं? जैसे मानिए कि आप हाइट से कोनो चीज़ गिराइए, बस समझ रहा है? जैसे कि आप एग्जाम्पल थोड़ी आप देख लीजिए, कोई कादव आप देखिए कीचड़, ठीक है। आप कोई दूर से कोनो पत्थर से गिराइएगा तो उतना गिरता तो धमाक उतना गहीर हो जाता है। अब ये तो समझिए कि अंतरिक्ष से आ रहा है तो एकदम पूरा स्पीड में आएगा, गति से आए कि नहीं? अब आता है, गिरता है, धमाक दिन धरती पर पूरा गड्ढा बना दे, बड़का चुक होल, जिसको क्या कहा जाता है? झील नहीं, गर्त या क्रेटर, ठीक है।
और ये क्रिएटर के देखिएगा बाबू, आगे जाके जैसे कि अभी कल आपको हम इसी तरह के को बताए थे कि नहीं बताए थे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, उल्का पिंड है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है हवा में, एकदम अभी जलते हुए आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ है, जलते हुए आ रहा है, आपको अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है उल्का पिंड, ठीक है। बस हमारा ही नहीं आ रहा, अभी पृथ्वी में प्रवेश कर गया। अब पृथ्वी में प्रवेश करके धड़ाक दिन आएगा, यहाँ गिरेगा, और गिरे के इतना बड़ का क्या करेगा, गड्ढा बना देगा। क्या हो जाएगा, गड्ढा बना देगा। तो अभी क्या कहेगा, इसको सीधा गड्ढा कहा जाएगा, ठीक है। बाकी ये बारिश होगा चाहे समुद्र किनारे आसपास है, चाहे ग्लेशियर के आसपास है, तो अगर इसमें आके जल भर गया, क्या हो जाएगा, अगर इसमें जल भर गया तो इसको हम क्या कहेंगे, झील कहेंगे, क्रिएटर झील कहेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा झील कहाँ देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र का एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, ठीक है। और सबसे बड़का उल्का पिंड कब गिरा था, जौन पर इस धरती पर डायनासोर का राज था, ठीक है। उस समय इस धरती पर कोई मानव व्यक्ति नहीं रहता था, बस महाराज सिर्फ डायनासोर का राज था। तो उसी समय इजिप्टा नाम के उल्का पिंड गिरा था धरती पर। कौन था, नाम क्या था, इजिप्टा। और गिरा कहाँ था, तो वर्तमान में दिखेगा उत्तरी अमेरिका है, उसका नीचा आपको मिलेगा मैक्सिको के खाड़ी। क्या मिलेगा, मैक्सिको के खाड़ी में गिरा था। अब गिरा बाबू तो पृथ्वी का इतना ना टेम्परेचर बढ़ गया, इतना ना टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, कि जिसमें देखिएगा पूरा समुंदर के सब पानी भाप बन के उड़ने लगा। इस समुद्र में इतना बड़का सुनामी आया कि जिधर तक तो आके गोला गया उधर तक निपटाइए दिया। बाकी जो बचा समुंदर के पानी इतना सुनामी लेके आया कि सबको दहा उहा के एकदम लेपा पुती के बराबर कर दिया, बस मारा है। जब गिरा नू तो अंतरिक्ष से बाबू और छोट मोट चीज उड़ने लगा। जैसे मान लीजिए जमीन पर गिरता है, आप कादे में ढेला फेंकते हैं तो गड्ढा करबे करे, एक जो कदगुआ में के जो छिटका और सब उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो उनकी जब इजिप्टा गिरा तो जहाँ गिरा में तो गड्ढा बनाबे किया। बाकी जब गिरा तो आग के लपटे जैसे छिटका आप कादे को उड़ता है उस तरह उड़ा। और जो डायनासोर पंख वाले थे जो आकाश में उड़ते थे, तो जो छिटका उड़ा तो वो उसको टपका दिया, ऊपरे मार दिया, और जो नीचा था वो नीचे वाला आगे मार दिया। और तब जाके फिर हजारों करोड़ों साल पृथ्वी ठंडा हुआ। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे मनुष्य का आदमी, इसके बारे में ये क्लास आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर अब मनुष्य कैसे हुआ, आदि मानव क्या है, खाना बदोश क्या है, इस सब पर बातें बता देंगे, बस में रहा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र क्या है, तो आपको किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू धूमकेतु के बारे में। किसके बारे में, धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु देखिएगा, ये आपको सौर मंडल के जो कि अंतिम छोर पर मिलेगा, ये बाहरी छोर कह लीजिए। तो ये आपका पूरा सौर मंडल दिखाई दे रहा है। और सौर मंडल का बाहरी छोर का मतलब पूरा एकदम ग्रह उरा टॉप के, बस मारा। तो ये आपका सौर मंडल का अंतिम छोर दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, धूमकेतु है, ठीक है। क्या है, धूमकेतु है, ठीक है। देखिएगा बाबू, इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, ये भी होता है उसी समय जब ब्रह्मांड में जब बिग बैंग शुरू होता है, तो उसी समय है। तो ये जो ये क्या चीज़ है, तो ये धूल कण है, ठीक है। क्या है, ये गैस और धूल कण के क्या है, समूह है, संगठन है। संगठन में क्या कहते हैं, समूह कह लीजिए। अब जहाँ 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी बैठे, क्या है, एक संगठन है, यानी आप उसे समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, धूल और गैस के क्या है, समूह है, यानी आप कह लीजिए कि एकदम बहुत बड़ा बादल टाइप का, ठीक है। बाकी इस सौर मंडल से क्या है, बहुत दूरी पर है। अगर आप लोग अभी देखिए डिजिटल बोर्ड रहते तो आप लोग को आउट समझ आता, अच्छा बात है। बाकी आप लोग अथी होगा तो बहुत जल्दी लग जाए। बाकी अगर आप लोग मोबाइल में सर्च करके देखिएगा तो ऑनलाइन वाले हैं, तो आप लोग और ये भी मोबाइल पर सर्च मार के देख लीजिएगा।
सौर मंडल का जब सर्च लीजिएगा तो हमारे डीपी जो है, इससे पहले क्लास जो कराए हैं उस पर भी लगा है। आप सौर परिवार के साथ सौर मंडल का एक चित्र में इमेज मंगाइएगा, उसमें देखिएगा कि हाई जो वरुण ग्रह है वो आपको बहुत दूर इतने चुके दिखाई देगा। क्या है? एकदम अंधेरा में। बाकी है कहती है हमारे सौर मंडल का सबसे चौथा बड़ा ग्रह है, चौथा, ठीक है। कौन? चौथा बड़ा ग्रह है। और दिखाई कितनी चुके देता है? इतनी चुके, एकदम बहुत दूर, ठीक है। अब बताइए जब ये इतना बड़का है तो आपको इतनी चुके दिखाई देता है, ऐसा तो इतनी दिया गैस के धूल है दिखाई देगा जी? नहीं देता है। बाकी ये जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्या है? जब धूमकेतु सूर्य की ओर जब आगे बढ़, अग्रसर का मतलब समझ है। अब आपको और हम समीप आ रहे हैं, ठीक है, नजदीकी जाता है। तो सूर्य को जब वो अग्रसर होता है तो सूर्य में क्या है? आग है ना। आपको बताएं कि सूर्य में जलने का जो कि ईंधन काम कौन करता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जो कि नाम की ये सब बता दिया गया। तो सूर्य में क्या है? अपनी आग है ना। और ये सब क्या है? गैस, धूल है। क्या? तो धूल में समझ लीजिए बालू की रेत तो हर एक चीज कण रहता है, मिला हुआ रहता है कि नहीं रहता। और गैस है तो जानबे की जनती है, आग के सब चपेट में आगे जलने लगता है, गैस जलने लगता है। अपनी गैस जनती है आग के चपेट में तो क्या होता है? जलने लगता है। तो जनती है सूर्य के समीप ही जाएगा, ठीक है। सूर्य के बाहरी तापमान कितना है? 6000 सेल्सियस डिग्री बाहरी सतह के तापमान। अब इसको गर्माहट के कारण क्या है? इसमें गैस जो है जलने लगता है। क्या होता है? और जब जलेगा तो प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तो आप जरूर देखिएगा कि नहीं देखिएगा। तो जब सूर्य के समीप जाता है तो इसमें सूर्य के ताप निकलता है और इधर से गैस रहता है, दोनों नजदीकी आता है, इसमें जलने लगता है, आग उत्पन्न होता है और यानी रोशनी उत्पन्न होता है और आप देखने लगते हैं। जब इसको देखिएगा तो जब सूर्य के जब दूर दूर जैसे बढ़ेगा, इसके एक पूंछ के तरह मैंने पतली सी आकृति आपको दिखाई देगा। बस मरा। तो इसीलिए हम इसको धूमकेतु क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कि सूर्य से जनते ही दूर जाएगा तो आपको क्या होगा? पुच्छल तारा, यानी एक पूंछ की तरफ पतली सी आकृति आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। क्या कि पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है तो इसको पुच्छल तारा क्या है। इतना तक समझ में आ गया? किसी का डाउट है? हैं? देखिएगा बाबू, एगो हेलो नामक धूमकेतु है, ठीक है, जो कि ये क्या करे? परिक्रमा करता है इसी के साथ, ठीक है। हमारे सौरमंडल का है, परिक्रमा करता है। इसका नाम क्या है? हेलो, ठीक है। वो आपको धूमकेतु, देखिए ऐसे धूमकेतु क्या अस्थाई क्या है बाबू? हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, ठीक है। क्या है? हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, बाकी इसको लौटने का एक समय सीमा होता है। बस में रहे। जैसे मान लीजिए बबनी शांत रहेगी, उठा डंडा कह रही है, समझाए तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि नागा साधु सब है, चाहे बड़े बड़े सन्यासी, आपको अमूमन आम दिन में आपको दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देते हैं जी? नहीं देता है। 3 साल आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही महाकुंभ का जब आयोजन होता है, चाहे कुंभ मेला लगता है, तो सब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कोनो गुफा से निकल के, कोनो कुछो से निकल के, कोनो हिमालय के चोटी से एकदम करकराते क्या है ठंड में से वो सब आता है। तो उस समय देखते बाप रे कहाँ के नागा सामने कौन खड़ा है, कौन ठीक है, आप लोग देखते होइएगा। आज 3 साल का था कहाँ? सब बिला गया था? नहीं बिलाया था, सब था, सबका अस्तित्व है। बाकी 3 साल के लिए बहुत दूर आम इंसान से क्या था? बहुत दूर चला गया था। बाकी जब चौथा साल जब कुंभ का आयोजन होता है तो बड़े बड़े देखिए कि नागा साधु कुंभ नहाने
आते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह आप देखिएगा तो पूछल तारा आपको जो हेली जो तारा बताए हैं ये आपको 76 साल बाद क्या होता है आपको दिखाई देगा बाद। जैसे कि आपको हेली तारा इससे पहले कब दिखाई दिया था तो 1986 में। कब दिखाई दिया था 1986 में बाबू दिखाई दिया था। ठीक है, कौन तारा था धूमकेतु था तो इसका नाम है हेले। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है हेले। धूमकेतु कब दिखाई दिया था 1986। अब जो इसका देखिए ये हमेशा टिकाऊ नहीं, जैसे बताया कि साधु हमेशा आम सभा देखिए गांव देहात में नहीं रहते हैं, बाकी उनके लौटने की सीमा होता है कब 4 साल बाद कुंभ जब लगता है तो सब लोग जानते हैं कि नागा साधु लोग कब मिलेंगे महाकुंभ लगेगा तब, यानी 4 साल पर महाकुंभ लगता है। ठीक इसी तरह जो हेली तरह है तो इसको कब देखा गया था अब नहीं क्या दिक्कत है ये देखिए तो 1986 में देखा गया था। अब इसमें कितना दिन बाद और अब कितना साल बाद दिखाई देगा 76 वर्ष बाद कब दिखाई देगा, यानी आप इसमें 1986 में 76 जोड़िएगा तो कितना साल आएगा है कौन तुमको जोड़ सिखा दिया नहीं, ये अब आ गया अब अपनी 2062। ठीक है, 2062 में आपको फिर जो हेली तरह है आपको ऊपर दिखाई देगा। बस में कितना साल बाद 76 साल, क्या कि 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 साल बाद दिखाई देने वाला है तो 76 को लोग इसमें जोड़ दीजिए तो जो टाइम आता है यानी साल जो आता है वो आता है 2062। ठीक है, तो 2062 में फिर कौन धूमकेतु दिखाई देने वाला है हेले। ठीक है, अभी इतना तक समझ में आ गया, शुद्ध पढ़ा दिए धूमकेतु पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने उपसर्ग और अपसर्ग। अब इसके बारे में आप समझिएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है, इसको तो हम लम्हा लिख देते हैं ना बन टिका, इसको तो लम्हा लिख देंगे कि लड़का सबके दिखाई दे। हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं उपसर्ग और अपसर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि पृथ्वी का 2 गति होता है। क्या होता है पृथ्वी का 2 गति होता है। ठीक है, एक घूर्णन गति होता है और एक परिक्रमा गति होता है। बैठ जाइए आराम से आके अंदर। ठीक है, टाइम से आप लोग आते नहीं हैं, लेट करते, जल्दी आ जाइए भीतर। चलिए सब लोग देखिए, तो पृथ्वी के कौन क्या गति है, क्या गति है 2 गति। कौन कौन गति, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमा गति। ठीक है, आराम से बैठ जाइए, बैठिए आराम से। आपको भी आना बाबू, आ जाइए, इनको भी आराम से लेके बैठा लीजिए। आप लोग टाइम से काहे नहीं आते आप लोग। तब आगे हम लोग पढ़ लेते ना। तो पृथ्वी की कितने गति है 2 गति। कौन कौन, घूर्णन गति और परिक्रमा गति। अब आपसे कोई पूछ देगा, लाइव वालों भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर बनता है कि पृथ्वी का घूर्णन गति या परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति। ठीक है, क्या है या पृथ्वी का दैनिक गति क्या है। 3 गति पूछता है, क्या 3 गति पूछेगा क्वेश्चन, अमूमन ये सब बनता है। ठीक है, कि पृथ्वी का घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति क्या है, ये तीनों में डिफरेंट बताइए। ठीक है, तो आपको हम इसको अभी तो हम ये बोर्ड पे एक ही नाम लिखे हैं ना बबनी, क्या लिखे हैं घूर्णन गति, बाकी इसके परिभ्रमण गति भी कहते हैं
और दैनिक गति किस लिए कहते हैं उसको भी आगे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे बता दीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब समझ रहे हैं, उसी लाइन खड़ा होके क्या कर रही है, एकदम 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है। अब 360 डिग्री जब घूम रही है, जिस कारण क्या होता है, दिन रात होता है ना बबनी। कितना देर में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मैं 360 डिग्री कितना देर में, तकरीबन आप समझ लीजिए 24 घंटा, यानी 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, मानी 24 घंटे में एक अपना अक्ष पे क्या होता है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, जिस कारण दिन रात होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। जैसे दिन रात हो रहा है, अपने अक्ष पे घूम रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, दिन रात कहते हैं। अजय घूम रहा है अपने अक्ष पर, इसी को हम क्या कहते हैं, अब परिभ्रमण गति कहिए या घूर्णन गति कहिए, बात सेम टू है, बस समझ रहा है। घूर्णन गति कहिए या परिभ्रमण गति कहिए, बात वही है, बस समझ रहा है। और जो दिन रात घूम रहा है, ठीक है, और जो दिन रात हो रहा है, इनका 24 घंटे के बाद वही काम है, खाली गोल गोलाई घूमना, इसलिए हम क्या कहते हैं, दैनिक गति, ठीक है। जो इसका काम क्या है, अगर 24 घंटा पूर जाएगा थोड़ी कि पृथ्वी रुक जाएगी, 24 घंटा अगर पूर जाता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाएगी, ऐसा थोड़ी कि पृथ्वी अब रुक गया, बात क्या दौड़ के आराम कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी हो गया। फिर अपन 360 डिग्री घूमने फिर अपन चालू हो गई, बस समझ रहा है, रुकने के वाला बात यहाँ नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि घूर्णन गति या परिभ्रमण गति क्या है या दैनिक गति क्या है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल थ्रू आप एक आदमी उसमें से आ जाइए, कोई एक आदमी आइए, क्या है, एक आदमी आइए, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। खड़ा हो जाइए बाबू, देखिए तो दिखाई दे रहा है वीडियो में, दे रहा है ना, आप लोग के पीछे वाला को सब लोग के दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा देर के समझिए क्या है, नीरज कुमार नहीं है, इसको हटा दो बाबू, सब टोपा टोपी, ठंडी इतना है लेकिन फिर भी हटा दीजिए थोड़ा देर के, ठीक है। ये क्या है, नीरज बाबू है, ठीक है। तो ये अभी नीरज बाबू नहीं है, ये क्या है, पृथ्वी, बस में रहा है। ये अभी जो ये समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ये जमीन पानी उनी सब है। तो अभी जे इनको फेस पर लाइट पड़ रहा है, इधर क्या है, दिन, और जे फेस पर लाइट नहीं पड़ रहा है, रात, यानी अभी पीठ ओरी क्या है, रात है, और फेस ओरी दिन है। अब पृथ्वी अब अपना अक्ष पर घूमना स्टार्ट करेगी, अभी स्टार्ट हो गई, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, 360 डिग्री घूम रहा है ना, अब 360 डिग्री बाबू घूम रहा है, तो इसी के कारण दिन रात हो रहा है। अब देखिए ये फेस हो गया, ये दिन हो गया, अब फिर घूमेगा तो अब इन्हें कड़ी अंधार हो रहा है, यानी बेरा डूब रहा है, अब इन्हें रात हो गया, अब इन्हें कड़ी दिन हो गया। तो ये जो अपने अक्ष पर जो 360 डिग्री घूम रही है, सबसे पहले 360 डिग्री कहते हैं किसी, जैसे ये फेस को आप एक पे देख लिए, ठीक है, ये फेस को आप एक पे देख लिए, और इसी फेस को जब दोबारा देखना हो तो इस पृथ्वी को कितना डिग्री घूमना होगा, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो अभी आधा घूमी है, तो यानी कितना घूम गई, कितना घूम गया अपनी 180 डिग्री, ठीक है। अब फिर घूम गया पूरा 360 डिग्री, ठीक है। तो जिस कारण जो ये अपने अक्ष पर जो घूम रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहिए या परिभ्रमण गति कहिए, ठीक है। और इसे दिन रात जो हो रहा है, इनके काम देखिए 360 डिग्री घूम गया, फिर घूमते रहे, तो इसी हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए जाइए, कौन का डाउट है, समझ में बढ़िया से आ गया, चलिए। तो आपको अब कौन पूछेगा घूर्णन गति क्या है या परिभ्रमण गति क्या है या पृथ्वी का दैनिक गति क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं, पूरा बता दीजिएगा आराम से, क्या। अब हम लोग पढ़ते हैं बबनी परिक्रमण गति, ठीक है।
ये तो अपने अक्ष पर घूम रही थी, इसीलिए हम क्या अक्ष, अपने अक्ष का मतलब समझ रहे हैं नु कि पृथ्वी इसी लंग है, ठीक है, आई घूम रहा है, क्या है उसी लंग पर नाच रहा है। जैसे कि अभी आप यहाँ नीरज बाबू देखे किसी एक लंग खड़ा होकर अपन नाच रही, घूम रहा है चारों ओर। तो इसे हम क्या कहते हैं, घूर्मन या परिभ्रमण गति। और जिसे दिन रात हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, दैनिक गति। बस में आ गया। अब हम लोग पढ़ते बाबू परिक्रमा गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो जो अपने अच्छा ये पहले देखिए बाबू, ये जो लाइन अब ड्रॉ किया गया है ये क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। अक्ष का मतलब समझ रहे हैं, ये पृथ्वी इसी के जितना दूर खींचा गया उसी लाइन पर क्या करेगी, सूर्य के परिक्रमा करेगी। और ये जो आप इधर थोड़ा सा बेसी, इधर थोड़ा सा बेसी, इधर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हम लाइन इसे दो ऐसे नहीं खींचे हैं, ठीक है। ये इसी तरह परिक्रमा करबे करती है। और इसी तरह लंबाई चौड़ाई क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार। क्या है, तो पृथ्वी सूर्य के किस आकार में चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का परिक्रमा करती है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। तो ये जो यहाँ से जब घूमई उमई यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ रही है, यानी सूर्य जो चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और सूर्य का पृथ्वी कितना दिन में एक परिक्रमा कर लेती है, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। कितना में नंदिनी कुमारी, 6 घंटे। यानी पृथ्वी अगर यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ फिर आने में दोबारा इनको कितना दिन टाइम लगेगा, 306 घंटा। इतना टाइम लगेगा तब फिर पृथ्वी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ अब आप लोगों को फटे से दिखाई दे रहा होगा ना, लाइव वाला करके सर जी आप तो खुदे खड़ा हो गए तो आपको हम लोग को कहाँ से दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा सब लोग का ना। तो पृथ्वी अगर यहाँ से चालू स्टार्ट हुआ और फिर इसको पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ आएगी तो कितना टाइम लगेगा, 365 दिन 6 घंटा। तो हम इसीलिए पृथ्वी का इस गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक है। क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। बात समझिए ध्यान से। और हम लोग वार्षिक गति इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी 365 दिन में क्या करते हैं, एक चक्कर लगा रही है। तो हम लोग एक साल को कितना दिन के कहते हैं, 365 दिन के एक साल कहते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। अब जो हम लोग बात करते हैं बबली कि 6 घंटा बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो 6 घंटा बढ़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, उसका भी कोई एक स्थायी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो 365 दिन 6 घंटा जो चक्कर पृथ्वी एक राउंड कर रही है, तो 6 घंटा बढ़ रहा है। हम 365 दिन के एक साल में कह रहे हैं, वो 6 घंटा बढ़ रहा है एक्स्ट्रा में, तो कहाँ जाएगा। तो देखिएगा 4 साल पर लीप ईयर लगता है, कहते यानी लीप वर्ष। अभी कहिए कि सर लीप वर्ष होता क्या है, तो लीप वर्ष में आपको बता दिए कि लीप वर्ष में देखिएगा जो फरवरी महीना देखिएगा वो 29 दिन का हो जाता है। और साधारण ईयर में देखिएगा तो फरवरी कितना दिन का रहता है, 28 दिन का रहता है। अब लीप ईयर का एक दिन कैसा उस लीप ईयर में जाकर बढ़ गया तो 24 घंटा का दिन रात होता है, यानी एक दिन कितना होता है, 24 घंटा का एक दिन होता है ना, दिन रात। तो यहाँ 6 घंटा बढ़ रहा है। तो 4 साल पर देखे तो 6 चौका 24, यानी 24 घंटा 4 साल पर पूर रहा है। तो एक दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बबनी, तो इसीलिए देखिएगा उसमें जाके देखिए 28 दिन ना होके 29 दिन फरवरी हो जाता है। तो हम आपको बताए थे कि देखिएगा बाबू अभी क्वेश्चन बना नहीं है, बाकी अगर बाई द आने वाला भविष्य में जीके जीएस में बन सकता है कि क्या है कि सब साल के कौन ऐसा दिन है
ठीक है, भले कौन सी तारीख है जिस दिन आदमी कम जन्म लेता है या कम मृत्यु होता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद में सब आदमी सबसे कम मरेगा, सबसे कम पैदा आती जन्म लेगा रे। तो हर एक साल 1 जनवरी आता है, आता है कि नहीं आता है? कौन ऐसा तारीख है कि बहुत दिन बाद आता है? बताइए। अभी आप लोग को पढ़ा दिए, वो है तारीख 29 फरवरी। 29 फरवरी कितना दिन बाद आता है? 4 साल बाद। 1 साल में 365 दिन, तो 4 साल में जोड़ लीजिएगा, ठीक है? बात समझ रहे हैं? और लीप ईयर कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है, 66 दिन का, ठीक है? अब ये सबको डाउट क्लियर हो गया? परिभ्रमण समझ गए, आ गया कि नहीं आ गया? यानी परिक्रमण गति उसी कहते हैं जो सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसी को हम वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी उपसर्ग और अपसर्ग। क्या है? अपसर्ग। तो देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? अब जो दीर्घ वृत्ताकार वाला हम लोग समझ लीजिए, पृथ्वी किस आकार में सूर्य के चक्कर लगा रही है? तो दीर्घ वृत्ताकार में। तो पृथ्वी जब देखिएगा, ठीक है, पृथ्वी जब यहाँ रहेगी, पृथ्वी कहाँ रहेगी? यहाँ, ठीक है? और तो ये क्या सूर्य के सबसे दूरी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये लाइन देखिए, और ये सबसे नजदीकी दिखाई दे रहा है। तो जब पृथ्वी यहाँ से चक्कर लगाते लगाते कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगी, यानी सूर्य के सबसे समीप, ठीक है? तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे समीप पहुँचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? जब मान लीजिए कि हम आपके नज़दीक जाती आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है? और वे जब सबसे दूरी रहेगा तो क्या है? सबसे दूरी रहेगा तो इसको अपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग कब होता है? 3 जनवरी को। तो उपसर्ग कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप रहती है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बबनी? उपसर्ग कहते हैं। तो ये देखिए बाबू, इसका भी बीच का दूरी होना चाहिए। जब पृथ्वी यहाँ खड़ी है और यहाँ सूर्य है, तो इसका बीच का दूरी कितना होना चाहिए? तो ये जो दूरी आप देखिएगा, यह 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ठीक है? इतना दूर ये बीच का दूरी है। ये पृथ्वी लिंग से लेके सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 14 लाख किलोमीटर, ठीक है? तो आपको अब यहाँ डाउट है? अब पूछा जाएगा कि उपसर्ग कब होता है? तो 3 जनवरी को, जो कि सामने आने वाला है। तो अभी समझिए कि पृथ्वी कहाँ आके खड़ी हुई है? यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है? और 3 तारीख वही कहाँ पहुँच जाएगी? सूर्य के एकदम सामने एकदम नज़दीक पहुँच जाएगी। तो जब सूर्य के नज़दीक जब पृथ्वी रहेगी तो इसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। देखिए इसमें उ लगा है, ठीक है, और आगे वाला में और लगा होगा, तो इसको उपसर्ग कहना है और इसको अपसर्ग कहना है, ठीक है? तो ये कि उपसर्ग में किसी का डाउट है? आप खड़ा हो जाइए, बताइए कि उपसर्ग कब होता है? 3 जनवरी को। इसका सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है? इसी घटना को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बैठ जाइए आप। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी अपसर्ग के बारे में, ठीक है? तो अपसर्ग देखिएगा अपनी, ये आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्या है? फोन है, रहने दो, हटाओ। तो अपसर्ग क्या कहते हैं? अपसर्ग देखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर हो उस घटना को हम क्या कहते हैं? अपसर्ग। तो इसमें उ बता दिए है ना, अब इसमें देखिए अ लगा हुआ है, बाकी जो सब अक्षर वही है,
ठीक है। इसमें देखिए सब अक्षर वही है, खाली आगे वाला अक्षर वह चेंज है ना। इसमें उ है और वो में अ है। तो अवसर कब घटता है? जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर हो। जैसे यहाँ देखिए इस समीप रहता है, यहाँ सूर्य से दूर है कि ना है? तो इसका भी बीच का दूरी होगा जी। तो इसका बीच का दूरी देखिएगा, ये जो दूरी है 15 करोड़ 21 लाख 21 लाख की दूरी पर पृथ्वी रहती है। तो इसको अवसर कहते हैं। और ये घटना कब होता है? तो 4 जुलाई को। उपसर 3 जनवरी और अवसर 4 जुलाई। ठीक है, बात समझ में आ गया? किसी का डाउट नहीं ननू है? खड़ा हो जाइए तो आप पूछ लेंगे, बता दीजिएगा। चलो नीरज भाई खड़ा होइए। अवसर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। 4 जुलाई को। तो और पहला दिन ब दिन बनते जा रहा है ना रे। और इसका बीच का दूरी कितना है? 15 करोड़ 21 एक। हाँ सही बात, 15 करोड़ 21 लाख। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। अब बाबू हम लोग आगे बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पृथ्वी आपको दिखाई देता है कि नहीं? अच्छा, पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला नीला ग्रह है। अब नीला ग्रह मुझसे क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पर बाबू देखिएगा जल की अधिकता बाढ़ है। क्या है? जल समुद्र कैसे दिखाई देगा आपको? नीला। ठीक है, इसलिए कहा कि पृथ्वी आपको अंतरिक्ष से नीला ग्रह दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा आपको जो गोल दिखाई दे रहा है ये क्या है बबनी? पृथ्वी है। ठीक है, तो इसमें आपको नीला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। इसमें जल थोड़ी है कि आपको दिखाई दे। और बकलोलिया हो गया, कार्नेलिया अभी उजला है। रियल में पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीला। ठीक है, ये तो आपको यहाँ समझा रहे हैं इसलिए आपको इस तरह दिखाई दे रहा है ना बमनी। अब देखिए पृथ्वी एक प्रकार क्या है? गोल आकृति है। बाकी हम जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, जीएमटी लाइन इस सब के बारे में पढ़ते हैं बमनी। तो क्या ये पृथ्वी पर खींचा हुआ लाइन है? एक लाइन नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा का मतलब समझ रहे हैं कि मन में आप कल्पना कीजिए कि जैसे कि आपको हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ताकि ये पृथ्वी तो है नहीं, ताकि आप इसको क्या विश्वास करके पढ़ रही है कि ये पृथ्वी है। इसी को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। बस समझ आ रहा है? ठीक उसी तरह जब आप अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अटलांटिक रेखा, आर्कटिक रेखा ये सब पढ़िएगा, जीएमटी लाइन ये सब जो पढ़िएगा तो ये सब का पृथ्वी पर खींचा हुआ लाइन है? नहीं, ये क्या है? काल्पनिक है। तो आपको काल्पनिक में समझ में आने गया कि काल्पनिक कैसे होता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल बता दिए कि पृथ्वी पे जो ये गोल आकृति है ये क्या है? एक गोल से चीना है। बाकी आपको पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा है, बाकी आपको किस चीज मान के इसको पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी है। तो इसी को हम काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, आप किसी को डाउट हो गया काल्पनिक पर? समझ आप कौन पूछेगा काल्पनिक मतलब होता है क्या, तो उसको बढ़िया समझा दीजिएगा। अब देखिए पृथ्वी को हम लोग समझने के लिए, ठीक है, पृथ्वी पर देखिएगा बाबू ने कि हम लोग क्या किए हैं कि एक काल्पनिक पुल 0 डिग्री घूमे। जैसे आप लोग गिनती लिखते होइएगा तो आदमी 0 से स्टार्ट करता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 इसे आदमी लिखना शुरू करता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? अब हम लोग पढ़ते हैं एक अक्षांश के बारे में। ठीक है, तेने कर सब क्लियर है आपका?
देखो बाबू, तो ये क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी को हम लोग समझने के लिए एक पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। कहा जाता है 0 डिग्री, जिसे 0 डिग्री के आप देखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। ठीक है, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, तो किसको कहते हैं, इसी का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आप श्री हरि नारायण कहिए, लक्ष्मीपति कहिए या कमल नयन कहिए, क्या ये सब कहते हैं, चाहे पालनहार कहिए, ये सब इनका नाम है, विष्णु भगवान का है कि नहीं। चाहे शेष नैया नागपर शीतल कहिए, चाहे बैकुंठ के राजा कहिए, कुछ भी कहिए, सब किनका नाम है, विष्णु भगवान का नाम। ठीक उसी तरह विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की आप 0 डिग्री कहिए या विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। बात समझ रहे हैं। अब देखिए बाबू, ये रेखा खींचा जाने से ये पृथ्वी कहाँ से खींचा गया है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से हम खींचे हैं। क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच हम लाइन खींचे कि नहीं खींचे हैं। तो आप देखिएगा, ये पृथ्वी का 2 भाग में बांट दिया। ये लाइन क्या हो गया, 2 भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया। एक भाग नीचा है और एक भाग ऊपर है। तो ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचा वाला भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। और आगे अब हम लोग इसको फिर 4 भाग में और बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी नहीं, आपको ऐसे मैप के क्लास में, वर्ल्ड मैप में ही आपको पढ़ाया गया है पृथ्वी के इसी तरह भाग। ठीक है, तब अभी आप लोग इतना ही याद रखिए, अभी अक्षांश पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आपको इतना ही याद रखिए। जब देशांतर पढ़ाएंगे तो उसमें पृथ्वी को क्या करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो अब आप कौन लाइन है बाबनी, ये कौन सा लाइन है बताइए। नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा लाइन है, हाँ भूमध्य रेखा है। तो इसमें 0 डिग्री यहाँ लिखे, देखो ये 0 है, ऊपर जो बुनका दिया है क्या है, डिग्री है, यानी 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, बस समझ याद रखना है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा लाइन खींचा गया है, भूमध्य रेखा और 0 विषुवत रेखा और 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 0 हो गया, तो अब देखिएगा 0 से क्या स्टार्ट होता है, 1 2 ना। तो अब नीचा भी यहाँ 1 2 आएगा, 1 1 2 इसी तरह करते आएगा कि नहीं, नीचा आएगा। तो फिर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा, इसी तरह करते करते 100 तक जाएगा। 100 तक नहीं गया है, 90 तक गया है। ठीक है, जो आप यहाँ नीचा देख रहे हैं क्या है, 90 डिग्री तक है, ऊपर जो देख रहे हैं 90 डिग्री है। यानी ये दर्शाता है कि 1 डिग्री नीचा भी होगा, 1 डिग्री ऊपर भी होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। बस हमारा, तो आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब जो आप लाइन देख रहे हैं, आपको हम पहले समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से 1 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ से 1 डिग्री लाइन खींचा जा रहा है, क्या है, खींचा जा रहा है। फिर यहाँ 2 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 2 डिग्री हो गया ना। तो ये आपको तो डिग्री आपको पता हो गया कि अब 0 से नीचा जा रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। और ये लाइन को हम क्या कहते हैं, अब जो आ रहा है इसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सीधा अक्षांश कहेंगे कि इसको चीना है तो इसको हम रेखा भी कह देंगे, अक्षांश रेखा। अब देखिए, तो इस सब का बीच का माने कि हम यूँ थोड़ी कहते हम बैठा देंगे कि यहाँ हम 1 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री लिख देंगे। तो ऐसे थोड़ी हम जहीं तक डिग्री बैठाते हम चलेंगे जी। इसके बीच में भी एक दूरी होना चाहिए क्या। तो इस जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के बीच की जो दूरी है, इसका डिग्री कितना है, 111 किलोमीटर की दूरी है।
मैंने बात हुआ है कि आप ऊपर 1 डिग्री चिन्ह खींचिए, 1 डिग्री नीचा खींचिए, उसका बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 111 डिग्री, ठीक है, 11 किलोमीटर। उसका नीचा यहाँ पे 101 डिग्री से लेकर 2 डिग्री चिन्ह पानी, उसका बीच में कितना रहना चाहिए? 3 डिग्री के बीच में भी मैंने 111 डिग्री के डिस्टेंस पर आपको क्या है, अगला अक्षांश खींचना है। बात समझ में आ गया? एनी डाउट? नहीं। अब देखिए बाबू, इसी तरह देखिएगा आगे 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 20 तक आ जाता है, 20, 21, 22। आगे देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में एगो आपको रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, जिसको नाम क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अपनी मकर रेखा, ठीक है, क्या? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, जिसको देखेंगे 23.5 डिग्री लिखे हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब इसको 1 डिग्री वाला सब मिटा दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे आप ऊपर पढ़िए चाहे नीचा पढ़िए अक्षांश, उसके बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 111 किलोमीटर। बात समझ आ गया? अब ये जो आपको लाइन 23.5 डिग्री खींचे हैं, इसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या है? मकर। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बनी? तो इन्हें भी देखिएगा 23.5 डिग्री है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अब कर्क रेखा है तो फिर अब इतना लाइन कहाँ तक गया है? 90 डिग्री तक गया है अक्षांश तक, ठीक है। तो अब यहाँ आपको एगो मिलेगा 66.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा आपको? तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, मैंने ऊपरी मैंने 90 डिग्री थोड़ा आसपास में रहेगा, ठीक है। तो 66.5 डिग्री अक्षांश कहाँ है? ऊपरी है, मैंने उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ठीक है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, तो दक्षिणी में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं, अगर पिता कोई चीज़ के बराबर में अगर हिस्सा लगा रहे हैं, तो एक पिता पुत्र के दीजिएगा तो दूसरे को पुत्र को देना पड़ेगा ना? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बस समझ रहे हैं? तो 66.5 डिग्री नीचे भी होगा कि नहीं होगा अपनी? तो ये जो 66.5 डिग्री है, ठीक है, तो इसका भी अब नामकरण होना चाहिए, है ना? जैसे मान लिया कि हम 0 डिग्री खींचे हैं पृथ्वी के बीच लाइन, तो उसका नाम क्या दिए हैं? 0 डिग्री, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। बस में रहा, ये सब एक ही गुटी के नाम है। अब 23.5 डिग्री नीचा आए हैं ना, तो उसका भी नाम दिया गया क्या? मकर रेखा। बस में रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंग्लिश अमूमन देखिए गांव से आप लोग बिलोंग करते, हम भी सब गांव का आदमी है, तो इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल हम लोग अभी उतना अति नहीं है, ठीक है। और कितना याद रखिएगा बाबू, हम लोग का जो कि मातृत्व भाषा क्या है? इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। तो हम लोग का इंग्लिश आए या ना आए फर्क उस बात का नहीं है, ठीक है, हिंदी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पुरुष का अगर किचन के काम या खाना बनाने नहीं आ रहा है, तो उसको शर्म की बात है? नहीं। लेकिन अगर एक स्त्री के अगर किचन के काम नहीं है, तो उसका शर्म की बात है कि नहीं है? बताइए आप, सही बात है। तो उसी तरह हम लोग भारतवासी है, हम लोग का इंग्लिश आए चाहे उतना नहीं आए, ठीक है, बाकी हिंदी आना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे सीख लीजिएगा। तो देखिए मकर रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। तो आप लोग अभी मकरी रेखा याद रखिएगा, हिंदी जब बोला, ठीक है। और जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी के क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्क रेखा। तो उसको भी इंग्लिश में नाम होगा, तो उसका इंग्लिश में नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नीचे कैप्रिकॉर्न, ऊपर कैंसर। बस हमारा अब 66.5 डिग्री अगर उत्तरी है तो उसका भी नाम होना चाहिए, 66.5 डिग्री दक्षिणी है तो उसका भी नाम होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए 66.5 डिग्री जो उत्तरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपनी आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कह देते हैं, ठीक है।
तो नीचा भी होगा, तो नीचा वाला एक भी नाम होना चाहिए ना। तो इसको कहते हैं अटलांटिक ब्रीथ। ऊपर है आर्टिक और नीचे अटलांटिक, ठीक है। तो नीचे अटलांटिक यानी अटलांटिक एक महाद्वीप के बारे में बताए हैं बबनी, बताए कि नहीं। ऊपर आर्टिक यानी ऊपर जो आर्टिक सागर है उसके बारे में बताया गया है। तो उसी सब का नाम याद रखिए तो ये याद हो जाएगा। ऐसा में रहा एनी डाउट? नहीं डाउट है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सब अक्षांश जो है इस सब पर भी देश होगा देश। तो देखिए सबसे पहले आप पढ़िएगा बाबू का कर्क रेखा पर। तो भारत पर कौन भारत से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब ठीक है, भारत की भी डायग्राम आपको बनाना होगा ना बबनी, बात समझ रहा है। तो देखिए यहाँ तक आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आप लोग आराम से 2 मिनट रुकिए, पेंसिल के भी ठंडा लगे 12 बजे आप लोग कहते हैं कि इसके लिए हाँ जम जाता है, मेन टाइमिंग आके धोखा देने लगता है। ये दुनिया बाबू सब मतलब ही हो गया। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बबनी? पूरा दुनिया बाबू मतलब ही है। अगर कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा भाषा कौन है तो मतलब का भाषा। बात समझ रहा है। दुनिया सबसे ज़्यादा कौन भाषा समझती है? मतलबी क्या चीज़ का मतलबी का भाषा दुनिया जानती है, ठीक है। अगर आप अच्छे रहिएगा तो आपको 10 को 2 सीट मिलेगा, क्या मिलेगा? और जहाँ आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़िए एक भी दोस्त आपको दिखाई नहीं देगा। आपको पृथ्वी के पहले भारत के डायग्राम दिखाई दे रहा है जी, दे रहा जी। तो ये भारत का बीचों बीच है, ये जो आप देख रहे हैं गुजरात से, ये भारत का बीचों बीच। तो इतनी से क्या है कि आपको कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इसी के देखिएगा उत्तर दक्षिण। तो ठीक है, अभी तो हम लोग इसी के बारे में पढ़े हैं। तो अभी आप खाली आपको देश के बारे में बता देते हैं, इसके बाद में यहाँ के लोग क्लाइमेट इस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा आराम आराम से, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा अपनी? अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस जो 23.5 डिग्री उत्तरी है उस पर कौन कौन देश आता है, ठीक है। तो आप एक और इसे सीक्वेंस से याद रखिएगा इधर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले कर्क रेखा पर आपको जो देश दिखाई देने वाला है ताइवान। कौन? ताइवान। ये सब ऐसे आपको बढ़िया से पढ़ा दिए, सब दक्षिण चीन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ताइवान कौन आता है? सबसे फर्स्ट देश है। ताइवान के बाद सटले कौन है? चीन है, ठीक है। तो चीन से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद चीन के बाद म्यांमार यानी अभी जो पहले उसका पुराना नाम क्या था? वर्मा, यानी म्यांमार से गुजरती है। म्यांमार से होते हुए कहाँ फिर प्रवेश करते? भारत में। फिर भारत से कहाँ प्रवेश करेगी? बांग्लादेश में, ठीक है। तो म्यांमार भी पड़ती है, बांग्लादेश, फिर भारत, ठीक है। भारत के बाद पड़ेगा ओमान, ठीक है। देखिए अरब प्रायद्वीप में बताया था कि बाबू क्या कंट्री रहता है अरब प्रायद्वीप पर? 7 गो। ओमान के बाद देखिएगा आबू धाबी, हाँ संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसके यूएई कहा जाता है। और यूएई के एक शहर है जिसका नाम पड़ेगा दुबई। अभी अक्सर सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैप में भी आपको पढ़ा गया, ठीक है। तो ओमान के बाद कौन देश आता है? इस पर आएगा अबू धाबी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ताइवान हो गया, ठीक है। यहाँ टी से दर्शा यहाँ चाइना हो जाएगा, यहाँ एम से दर्शा म्यांमार, ठीक है। फिर बांग्लादेश, फिर भारत, ठीक है। भारत के बाद ओमान, उसके बाद यूएई, ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब के बाद पड़ जाएगा मिस्र, ठीक है। वो कहाँ किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। उसका लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, ठीक है, माली, सब देश का नाम है बबनी, बात समझ रहा है। उसका मारितानिया, उसका बाद देखिएगा बबनी पश्चिमी सहारा,
ऐसा कथी में कह देश मालूम में पास हमारा है। ये सब जो कि आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कौन सा डेजर्ट है आपको बता दें, सहारा डेजर्ट है। ऐसा 12 देश आता है मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल, उसमें 12 देश आता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो पश्चिमी सहारा ये कर्क रेखा पर पड़ता है। उसके बाद देखेगा 12 मास देश के नाम है। उसका आप देखिएगा मैक्सिको। अभी तो देर पहले बताते हैं कि मैक्सिको खाड़ी में कथी गिरा था, इजिप्टा नाम के उल्का पिंड, तो इसी देश के पातना में गिरा था। समझ रहा है। तो कर्क रेखा पर आपको याद आ गया, तो आपको ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, उसके बाद यूएई शॉर्टकट में याद रखिएगा। ठीक है, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, मिस्र के बाद आप देखिएगा अपनी लीबिया, नाइजर, ठीक है, नाइजर के बाद देखिएगा अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, उसके हम बरहामास और मैक्सिको। ठीक है, तो आपको गिनती गिनना है कई कंट्रीज पर आता है। ठीक है, कई 12 ही बैल कहीं के उस सहारा डेजर्ट में बताते कि 12 कंट्री आता है। इसमें अभी एशिया महा 16 है। देखिए हम ताइवान से हम बता रहे हैं, ये आप लोग याद करिए। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, उसका बाद देखिएगा नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मालितानिया, पश्चिमी सहारा, बरहामास और मैक्सिको। 17 को देश आता है। ठीक है, तो जब मान गए कि कर्क रेखा पर इतना देश है, तो विषुवत रेखा भी देश होगा। इसी लाइन पर भी देश होगा कि नहीं होगा, और इस पर भी होगा, तो मकर रेखा पर भी होगा। चलिए, तो उसके बारे में बता देगा, मकर रेखा के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए मकर रेखा पे कौन कौन आता, साथ में गिनते भी चलिए। अब इस लाइन पर के बता रहे, ऊपर के बता दीजिए, अब इस लाइन पर के बता रहे हैं मकर रेखा पर के। ठीक है, इसमें देखिएगा चिली देश का नाम है। अब तुम मिर्चाई मत समझ लेना। ठीक है, चिली का मतलब क्या होता है, मिर्चा भी होता है। ठीक है, बाकी इस देश का नाम है जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, बट दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, उसका दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ठीक है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। क्या 10, तो ऊपर 17 नीचे 10। नाम याद हो जाएगा, आप लोग इसको लिखना भी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी विषुवत रेखा पर। ऊपर नीचे देख लिए, अब बीच वाला यानी 0 डिग्री उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले का देश मिलेगा इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील, गैम्बोन, कांगो गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक है, उसका भी देखेगा युगांडा, ठीक है, केन्या, जिस सब देश का नाम है केन्या, सोमालिया, ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया। ठीक है, अब बताएंगे कि आगे कहला है। ठीक है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश है सोमालिया सब। इसका मालदीव कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर में, बताए हैं। मालदीव के बाद देखिएगा इंडोनेशिया, उसके बाद देखिए कौन है, किरीबाती, ये विषुवत रेखा पर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय श्री राधे राधे।
फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आएगा। हम तो जाने की काफ़ी आज लगभग 1-1.5 घंटा की ये वीडियो हो गया है। बाकी इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में आपको लॉन्च करेंगे। बस हमारा इसको हम 2 पार्ट में लॉन्च करेंगे। आप लोग जो क्लास देखिएगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। फिर देखिए शॉर्ट क्लास रहता है तो आपको बोरिंग फील नहीं होता है। बस हमारा तो चलिए बाबू, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।